रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बड़ा देख के कदम रखूंगा, आज एहतियात से गुफ्तगू करूंगा ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसका कोई और माने आप निकाल लें। बात यह है कि मुल्क की मईशत जो है वो काफ़ी गैर मुस्तहकम हो चुकी है। हर तरह के माशी चैलेंजेस का सामना सारी आवाम को भी है और ज़ाहिरी बात है ताजिर सनतकारों को भी है। उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी। मैं यहाँ शोर मचा रहा था, कोशिश कर रहा था कि शायद कोई मेरी बात सुन लेता, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सुनी अनसुनी कर दी। कुछ लोग ब्लाइंड लव में मुब्तला थे तो उनको बढ़ती महंगाई दिखाई नहीं दी। कुछ लोग मोहब्बत के जुनून में इस हद तक मैं कहूँगा जा चुके थे कि रोटी महंगी हुई उनको दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, दूध शहद की नहरें बह रही हैं, जिस दिन से नया पाकिस्तान बना है और बेहतर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, गिव देम टाइम, यू आर वेरी रॉन्ग पीपल। 30 साल करप्ट लोगों ने हुकूमत की, उनको क्यों नहीं कुछ कहते हैं हम, इस तरह की बातें। अब मैंने बहुत समझाया कि आज कल है एज ऑफ इकोनॉमी। अगर आप इस इकोनॉमिक एज के अंदर माशी मामलात को देखकर नहीं चलोगे, हुकूमत पर आपकी गिरफ्त कमज़ोर होगी। गलत ना लेना प्लीज़, क्योंकि ये एक जमहूरी हुकूमत है। आवाम के जज्बात की नुमाइंदगी करनी है आपने मुश्किल इक़दामात नहीं करने, आपने मकबूल इक़दामात करने, क्योंकि आप वोट लेकर आए हो और वोट लेकर ही आप आगे भी बढ़ोगे। लेकिन मुश्किल इक़दामात, चीज़ें महंगी कर देंगे, डॉलर के रेट बढ़ा देंगे, तू कौन है, फिर इस तरह की बातें कि टके टके के लोग आकर टीवी पर कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई। इस तरह के बयानात सरकारी ओहदेदारों की जानिब से मीडिया पर भी चलाए गए, हम भी मजबूर। खैर एनीवे, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जिस मौजू पर मैं आज गुफ्तगू करूँगा वो हमारे ताजिर सनतकारों के वफ़द की सेमिनार में शिरकत है। और सेमिनार का मौजू जो था वो ये था कि जनाबे वाला मुल्क की कौमी सलामती और मईशत का बराह रास्त आपस में ताल्लुक़ है। इसके बाद पै दर पै मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब से भी वफूद ने मुलाकात की। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन जो भी उनके ख़यालात थे उनका खुल के उन्होंने इजहार किया। मेरे साथ दो बहुत ही फाजिल मेहमान मौजूद हैं जो कि इस मामले को बड़ी गहराई से देखते आ रहे हैं। कोशिश करेंगे टेलीफोन लाइन के ज़रिए भी कोई बराह रास्त उस शख्स से बात कर सकें जो इन मीटिंगों में शरीक था। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक बहुत ही अहम कॉरपोरेट लीडर भी रहे हैं माजी के अंदर और मुल्क की सियासत और मईशत पर गहरी निगाह रखते हैं। इनके साथ हमारे पास मौजूद हैं जनाब इश्तियाक बेग साहब, ये साबिक नायब सदर FPCCI भी रहे हैं। इनकी वाबस्तगी नून लीग के साथ है, मैंने शुरू में बता दिया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो भी अपनी आरा का इजहार करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत सियासी वाबस्तगी की जो है वो भी आमेज़िश होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब आपसे। सुहेल साहब, बात यह कि ये जो हालिया मुलाकात हुई इसको मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ज़िम्न में ले रहे हैं और उसके बाद अपनी अपनी आरा कायम कर रहे हैं। जो भी बात है, आपने मुझे बताया कि इस मुलाकात के अंदर ज़ाहिरी बात है जहाँ बाकी ताजिर सनतकार शामिल हैं, वहाँ एक बहुत ही मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन भी शामिल हैं जिनको मैं पीर बाबा कहता हूँ, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं थी, मैं उनको पहचान नहीं सका। लेकिन बाकी भी बहुत सारे मारूफ ताजिर सनतकार शामिल हैं। मियाँ मंशा साहब भी बैठे हुए हैं, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, जनाब मेहताबुद्दीन चावला साहब, जनाब गोहर एजाज साहब, जिनका एप्टमा से ताल्लुक़ रहा माजी के अंदर, अभी भी जो है वो उनके मामलात को बड़ी गहराई से देखते हैं। और भी बेशुमार कराची के ताजिर भी, जनाब सिराज कासिम तेली साहब भी मौजूद थे, ज़ुबैर मोतीवाला साहब की भी एक झलक मुझे दिखाई दी, और भी मेरे ख्याल लोग थे। मैं सबका तारुफ तो नहीं करा सकता, लेकिन काफ़ी जिसे आप कह सकते हैं कि मारूफ ताजिर सनतकार उसमें शामिल थे। उन्होंने जो अपनी आरा का इजहार किया, आप भी उस पर कुछ अपनी आरा पेश करें। जी देखिए, मेरे हिसाब से जो उन्होंने पेश किया होगा वो सिंपल बात कही होगी कि जो निज़ाम है वो डिलीवरी नहीं दे रहा। निज़ाम जो, ये बात मैं पिछले कोई
1.5 साल से कह रहा हूँ, या इससे भी ज़्यादा, 4 साल 5 साल से कह रहा हूँ, बल्कि 2013 से कह रहा हूँ कि जो निज़ाम हमारे मुल्क में चल रहा है वो निज़ाम में इतने पैचेस लग गए हैं। चाहे असेंबली आप देख लें, उसमें पैवंदकारी हो गई, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे कोई भी इदारा हो, उसमें इतने पैबंदकारी हो गई है कि अब वो निज़ाम चलता ही नहीं। कहीं से आप ठीक करें दूसरी जगह से, तो डिलीवरी सिस्टम ख़त्म हो गया। जब डिलीवरी सिस्टम ही नहीं रहेगा और निज़ाम में कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रहेगी जिसमें आप कोई काम कर सकें, तो फिर अल्टीमेटली बिज़नेस भी नहीं चलता, और जब बिज़नेस नहीं चलता तो इकॉनमी नहीं चलती, जब इकॉनमी नहीं चलती तो फिर मुल्क की सलामती काम जो तो है। इसी निज़ाम में रहकर करना है। सॉरी, आप नहीं, आप मेरी बात सुन लें, आप चाहे इसी निज़ाम में रहें या ना रहें, मेरी अपनी आ रहा है, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इस मुल्क के हालात के तहत, वरना आप खुद नहीं रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नहीं, इसकी वजाहत कर देना, टोटली यानी यकसर तब्दील करना पड़ेगा या जी क्या? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आजकल के हिसाब से जो आपकी ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, वरना आप डिलीवरी दे ही नहीं सकते। और जब नहीं दे सकते, क्योंकि आपको बहुत फास्ट ट्रैक पे जाना है। ये निज़ाम वो है जब आप बहुत खुशहाल हों, इंग्लैंड की तरह या यूके की या अमेरिका की तरह, जहाँ आपको इतनी फ़िक्र ना हो और आप स्लो करते रहें अपने काम, और बाकी सब काम सही चलते रहें, सारे इदारे। यहाँ तो हर इदारा इस वक्त खौफ व हरास में चला गया, और बाकी असेंबली तो टोटली अब आप देख लें कि वो नाहल हो गए, डिप्टी स्पीकर। कल अब ये 10 वो तो आइसोलेटेड वाक़या है, आप उसको इतनी अहमियत दे नहीं, रहे हैं। मैं तो नहीं दे रहा अहमियत, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अहमियत तो आपने देनी है, मैंने तो सिर्फ बताना है कि क्या होगा। और अब उसकी वजह से असेंबली नहीं हो सकती, ये नहीं रुक सकता, वो नहीं चल सकता। आपने देखा कि जब कश्मीर पे तकरीर हो रही थी, क्या हंगामा चल रहा था, तो एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एनर्जी और जो टैक्सेस वगैरह पे है तवज्जो, वो हो नहीं पा रही उस तरीके से जिसमें सर्कुलर डेट बढ़ रहा है और सारी चीज़ें। तो ये इकोनॉमी के बहुत बड़े लीवर्स हैं जिनको अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका। कैन आई जस्ट कम बैक टू यू? बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे हैं, मैं नुक्ता ब नुक्ता लेकर चलना चाह रहा हूँ। मेरे साथ जनाब इश्तियाक बेग साहब भी शामिल गुफ्तगू हैं। इश्तियाक बेग साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इंजीनियर सोहेल वजाद साहब ने मेरे ख्याल से बड़े मुफस्सिल अंदाज में एक पॉइंट को हाईलाइट कर दिया कि निज़ाम को यकसर तब्दील करने की ज़रूरत है अगर हमने माशी तरक्की या नेज़ किसी भी नौइयत की हमने तरक्की करनी हो या आगे बढ़ना हो या काम करना हो। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि ताजिर सनतकारों की भी शायद यही ख्वाहिश थी? नहीं अली साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और देखिए, मैं आपके जितने बार भी प्रोग्राम्स में आया हूँ अली, मैं हमेशा आपसे ये कहता रहा हूँ कि मईशत जो थी वो मुश्किलात का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। और आप जो दूसरे गेस्ट बुलाते थे पीटीआई से, वो हमेशा ये कहते थे घबराना नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मगर अब हालात ये आ गए हैं कि मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई है। और कल की जो ताजिरों की मीटिंग हुई है, इसको मीटिंग नहीं कहें, आज एक अखबार ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया है कि ताजिर वहाँ पे जाके एक्सप्लोड हुए हैं, जी फटे हैं, मतलब वहाँ पे। उसकी वजह यह है, फट पड़ने की जो मेन वजह यह है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि तबाही की दहाने पे अब हम पहुँच गए हैं, और अब चाहते हैं कि किसी तरह इंटरवीन करे कोई ताकत इसके अंदर। और अब बात जो है वो निज़ाम से चेंज होने से नहीं होगा, अब हुकूमत जो है उसे चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सनतकार नहीं, अब आप नून लीग के कारकुन बन गए हैं। देखिए अली साहब, अब आप नून लीग के कारकुन नून बन का गए। कारकुन बाद में हूँ, मैं एक बिजनेसमैन पहले हूँ। आप किसी भी बिजनेसमैन से कांटेक्ट कर लें, मईशत इस वक्त जिस दौराहे पे खड़ी हुई है आज से पहले कभी नहीं थी। एक साल पहले हमारी जीडीपी 5.8% थी, जो 2.3% जीडीपी पे भी हम इस साल नहीं आ रहे हैं। हमने अपने मुल्क की ख़जाने की चाबी जो दी है ना अली साहब, वो हमने आईएमएफ के बंदे को दे दी है। और वो जो बंदा है आईएमएफ का, उसने इंटरेस्ट रेट को 5% से बढ़ा के वो 13.5% पे ले आया है, और अब 16% पे आपको क्रेडिट मिलता है। कल जितने भी ताजिर वहां पे मौजूद थे, मेरी आज उनसे बात हुई है, सबने सबसे ज्यादा जो शिकायत की है वो इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट की है। 16% पे कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगती। तो वो मजबूरी थी ना, जब डॉलर महंगा हो गया तो किसी ना किसी तरीके से उसको इकोनॉमिकली जस्टिफाई बात कर रहा हूं, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा। और अली साहब, ये वो लोग हैं कि कल अगर खुदा ना खास्ता मईशत तबाह हो जाती है, अपना ब्रीफ केस पकड़ेंगे और मुल्क से यहाँ पे चले जाएंगे। इनकी कोई वफादारी नहीं है हमारे मुल्क के साथ। और इन्होंने जितने भी मेजर्स लिए हैं हम आईएमएफ के साथ, आईएमएफ ने अपने बंदे को बिठा दिया है, इंटरेस्ट रेट जो थे वो 16% पे चला गया है।
आपने देखा कि डॉलर को हम कहां पे ले आए हैं, अब जाके रुपया हमारा मुस्तकम हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। पहले हम इसको 160 के ऊपर ले गए थे, जो उसकी हकीकी कमजोरी नहीं थी। इस तरह के बहुत सारे, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है सॉवरन गारंटी किसी को नहीं इशू कर सकती है, वो भी IMF ने अपने हाथ के अंदर रख ली है। कहने का मकसद ये है कि अगर इतने अच्छे हालात हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्यों नहीं बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों स्टैग्नेंट का शिकार हो गई हैं, कोई नई इंडस्ट्रीज हमारी नहीं लग रही है। वो कह रहे हैं कि जनाबे वाला नून लीग ने इस पूरे निज़ाम को ख़राब करके रख दिया, हर तरह से जो है ना गड़बड़ कर दी और उसकी वजह से ये मसला पेश आ रहा है। लेकिन इसकी हम बहुत बुरे थे, हम बहुत बड़े चोर थे, अब हम चले गए हैं, 1 साल से क्या अच्छी चीज हो गई है। वो कह रहे हैं कि आपको 30 साल दिए थे, कम से कम हमें भी चंद तो साल लोग दिए ये कह रहे हैं कि वो जो करप्ट लोग थे वो ज्यादा अच्छे थे, उनके उसके अंदर 5.8% GDP तो आ रही थी, उनके वक्त में 4000 अरब का रेवेन्यू जो था उसका कलेक्शन हुआ था। मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। और ये मुकाबला हमारे मुल्क के अंदर हमेशा बद से बदतर का क्यों होता है, बेहतर से बेहतर क्यों नहीं होता? क्या तमाम हुकूमतों का जाविया या जो एक तरीकाकार होता है, उनको पैमाना जो होता है, उसमें हम यही मेजर करेंगे कौन बद से बदतरीन था? हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कौन बेहतर से बेहतरीन है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अहम के जनाबे वाला निज़ाम में क्या कमज़ोरियाँ हैं, माशी तौर पर मुल्क को कामयाब होने के लिए अब क्या करना चाहिए, इसके लिए वफूद की मुलाकातें हुई हैं। पहले जो है वो वफ़द जो है शामिल हुआ सेमिनार के अंदर। मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ क्योंकि वो मुलाकात के तौर पर मैं पेश कर दूँ, मेरी तरफ से शायद थोड़ा गैर ज़िम्मेदाराना हो जाएगा। सेमिनार था कौमी सलामती और मईशत के दरमियान ताल्लुक़, और फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है जब गुफ्तो शनीद हुई होगी, जिसे हम गैर रस्मी कहते हैं, तो उस पर बात भी हुई, वो अखबारात में भी छपी। उसके साथ साथ वफूद की मुलाकात फिर उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म से मुतवक्के भी है। एक वफ़द की मुलाकात का तो इल्म है, बाकी भी मुमकिन है आगे ये सिलसिला चलता रहे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, जनाब इंजीनियर सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, इश्तियाक बेग साहब की आपने बात सुनी। मैं दोबारा से कहूँगा कि बेसिकली ये एक ताजिर सनतकार भी हैं, उसके साथ साथ नून लीग से वाबस्तगी भी है। तो ज़ाहिरी बात है वो तो हुकूमत के ऊपर, जैसे वो कह रहे थे ना कि यह हुकूमत पर फट पड़े, और इन्होंने हुकूमत के मुतल्लिक़ इस तरह की बातें की बड़ी सख्त। तो सुहेल साहब, आपने क्या अखज़ किया इस गुफ्तगू से, आप क्या राय पेश करना चाहेंगे? अब मज़ीद और क्या किया जाए? आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि जी निज़ाम को यकसर तब्दील कर दें। ये सॉरी मुमकिन नहीं है, माजरत बुरा ना मानना, अभी एक निज़ाम चल रहा है, आप कह रहे हैं यकसर तब्दील कर दें। कैसे यकसर तब्दील कर दें? देखिए, निज़ाम इंसान बनाते हैं, निज़ाम इंसान ही तोड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई निज़ाम आपके लिए मौजू नहीं रहता तो उसको आपको ख़त्म करना पड़ता है, उसमें चेंजेस लानी पड़ती हैं और सारी चीज़ें। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर रह गया है कि बिज़नेस चलाने के लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन उसमें हर मिनिस्ट्री की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब डायरेक्शन बिजनेसमैनों ने सिर्फ एक बात पूछी होगी कि साहब आप हमें बता दें कि अगले 3 साल तक इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, आप हमें ये बता दें। जो भी सवाल हुआ होगा, मैं अक्स कर रहा हूँ कि वो यही हुआ होगा। मुतय्यन करना मुश्किल है। या आप हमें ये बता दें कि हम किस रेट पे आगे काम करें, या डॉलर का क्या रेट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेसमैन का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम 4 से 5 साल होता है। तो आप ये तो नहीं कर सकते ना, आज आपने 12% पे लिया और कल 18% में मुंजमद भी तो नहीं कर सकते, बैंकरप्सी हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि निज़ाम से आप जो भी मतलब ले लें वो एक अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, आपने तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है निज़ाम। अब निज़ाम के निज़ाम को मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिस्टम जो सिस्टम है वो इस तरह से हो गया कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हो गया है, एक तरफ आपके लोग खड़े हो गए हैं, एक तरफ अपोजिशन खड़ी हो गई, एक तरफ हुकूमत खड़ी हो गई, एक तरफ इदारे खड़े हो गए। अब इदारे गलत कहती, गलत कह मेरे नज़दीक, मैं तो कैसे मैं मुझे कहने देना, आप अपनी मर्जी से जो दिल चाहे कहें। एक तरफ इदारे खड़े हो गए। अब ये जो इदारे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास बिजनेस रूल्स ये लिखे हुए हैं,
हम तो इसके तहत काम करेंगे। अब आप अगर उन्हें समझाएंगे तो वो कहेंगे नहीं हम तो इस तरह नहीं कर सकते, हमें तो ये कहा गया है। तो इसे आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ने साइलेंट पिन ड्रॉप किया हुआ है। कई जगह मैंने सुना टीवी पे लोग बोल रहे हैं कि साइलेंट पेन ड्रॉप हुआ हुआ है। वो जो मेरा आज गला बहुत ख़राब है, माफ़ कीजिए। कोई बात नहीं, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आई, मैंने सुना ही नहीं। तो वो जो अच्छा। है ना साइलेंट वो हुआ हुआ है एक तरीके से स्ट्राइक। तो वो ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह खड़ी हुई है, बाकी सिस्टम आप बार बार देखें, आईजी बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मिनिस्टर बदल जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे पैरों को आग लगना शुरू हो गई। अगर थोड़ा मौजू आगे बढ़ा दे, मेरे पैरों को आग लग गई, मैं सूरज के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाता। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब आपको हर हालत में अपने सिस्टम को, अपने जो ज़रूरियात हैं फास्ट ट्रैक करने की, इस वक्त इकोनॉमी को ठीक करने की, एनर्जी को ठीक करने की, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करने की, भाई वो बोले taxation को ठीक सोल्यूशन करने बताओ की। ना हमें, सोल्यूशन। अब आपने बताया ना सोल्यूशन, अब इस पर फिर सवाल करेंगे, सोल्यूशन बताओ। अब इससे ज्यादा सोल्यूशन क्या बताएं? बता दिया सोल्यूशन आपने। सही लेके आओ और बिठाओ जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इस वक्त बेतहाशा लोग ऐसे बैठे हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो थोड़ी ठीक कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर के लोग लिया कल ठीक हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है, दुनिया के मुल्क चल रहे हैं, सब तरक्की कर रहे हैं। आप हाँ कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो नहीं ठीक करेंगे, वो तो ज़ाहिर है अपने बिजनेस को ही देखेंगे। बहुत अहम लोगों के ऊपर उंगली उठा दी आपने, अब मैं उसकी वजाहत आपसे बाद में लूँगा। इश्तियाक बेग साहब, बात यह है कि हुकूमत कहती है कि आप खालिसतन तनकीद क्यों करते हैं? अब निज़ाम में जो कुछ बिगड़ना था माजी में बिगड़ गया, अब आप सोल्यूशन बताएं। आप सोल्यूशन बताएं सोल्यूशन। कुछ सोल्यूशन तो सोहेल साहब ने बता दिया, कुछ सोल्यूशन आप बता दें। वो कहते हैं आप हमें सोल्यूशन बता दें, मसला हल कर देंगे। अली साहब एक सोल्यूशन है, और वो मैं आपके कई प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जो लोग रन कर रहे हैं इनकम्पिटेंट हैं, नाअहल हैं, उनकी सलाहियत नहीं है चलाने की। दैट इज़ द रीज़न कि वो हमारी इकॉनमी, अली साहब जो आज से 2 साल पहले ब्लूमबर्ग ये कहता था कि 2025 में पाकिस्तान 25 मईशत में होगा, आज तबाही का शिकार हो गई है। आप कह रहे हैं कि शिकायतें क्या की? मेरा जो एक साहब वहाँ पे मौजूद थे, हमारी उनसे बात हुई है, सबसे बड़ी जो शिकायत हुई है आर्मी चीफ के साथ वो हुई है कि जी ये इंटरेस्ट रेट जो लगाए गए हैं इतने ऊपर ले दिए गए हैं, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं लग सकती। दूसरी शिकायत हो रही है कि नैब जो है, जिसके थ्रू जो है हैरेसमेंट क्रिएट की जा रही है, इसको बंद कराई जाए। तमाम बड़े बड़े जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, हमने हालिया एंग्रो के चीफ हैं, मतलब उनको नैब ने नोटिस भेज दिया है, लकी सीमेंट के हेड को नोटिस भेज दिया है, मंशा साहब को नैब ने बुला लिया है। आपने उनका बयान नहीं देखा? में जाके मईशत को चला सकते हैं क्या आप मुझे ये बताएं, उनका बयान यही है ना कि हमारे मुल्क के अंदर अगर इतनी ज्यादा बदउनवानी है तो उससे नजरें फेरी तो नहीं जा सकती ना। वक्ती तौर पे क्या नजरें फेर लें अगर मुल्क के अंदर बदउनवानी हो रही है? बस बहुत मईशत का पहिया चलाने के लिए बदउनवानी बेजाब की छोड़ दो। बिजनेसमैन भी चोर हैं, पॉलिटिशियंस भी चोर हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी चोर हैं। मैंने नहीं कहा। खुदारा अब इस खेल को बंद करें। अब इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और आप ये शक करते रहेंगे, लोगों की पगड़ियां उछालते रहेंगे, मईशत तबाह हो रही है आपकी। तो अब खुदारा मतलब लोगों को इंतकाम नहीं बनाएं, बिजनेसमैनों को। आज एक पैसे की एफडीआई बाहर से नहीं आ रही है। 2 साल पहले तक बिलियंस की एफडीआई पाकिस्तान के अंदर आती थी। इन्फ्लेशन हमारा 5% था, अब डबल डिजिट को जो है वो क्रॉस कर गया है। हमने 16 बिलियन डॉलर जो हैं 1 साल के अंदर ले लिए हैं। हमने इतना पुअर निगोशिएट किया आईएमएफ से $2 बिलियन पर ईयर लेने के लिए कि आज तक किसी हुकूमत ने इतना ज्यादा नहीं किया था। उनके बंदे उनका को जवाब ये 2021 में 2020 में मामला ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सब्र कर लें। सर अगर इनकम्पिटेंट लोग लगे रहे तो हालात तबाही के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2.3% की जीडी के ऊपर आप कश्मीर को आजाद नहीं करा सकते। आप 1 करोड़ नौकरियां नहीं पैदा कर सकते, आप 50 लाख घर आप नहीं बना सकते। तो प्लीज खुदारा कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आए, वो लोग जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द हो, वो लोग नहीं हो जो ब्रीफ केस उठा के इस मुल्क से चले जाएं। देखिए ये थोड़ा आप ज्यादती कर रहे हैं। मतलब बात यह है कि आप ये भी याद रखें कि इसहाक डार साहब भी आईएमएफ की पॉलिसियों का एहतराम भी करते थे और उनका पास भी करते थे, और फिर आप पता है आईएमएफ उनको शाबाशी भी देते थे। ऐसे नहीं बोले माजी में। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को, आपको एक चीज बतला रहा हूं, जरा गूगल पे जाइए कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सॉवरेन गारंटी इश्यू नहीं कर सकती। ये राइट भी हमने आईएमएफ को दे दिया है। क्या इससे पहले कभी हमने ऐसा किया था आज से पहले कि एक मुल्क की हुकूमत सॉवरेन गारंटी नहीं दे सकती?
पाकिस्तान ने बॉन्ड लॉन्च करने थे, सकूक बॉन्ड लॉन्च करने थे, सॉवरन गारंटी हम इश्यू नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम वो बॉन्ड जो थे वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर नहीं कर सके। कहने का मकसद ये है कि आज अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो अली साहब, तो आप उसकी मईशत को तबाह कर दें, वो मुल्क जो है क्रिपल हो जाता है। आपको हमारी जो है मईशत को तबाह करा जा रहा है। पॉइंट टेकन, बट अनफॉर्चुनेटली द बिगेस्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट पीएमएल एंड गवर्नमेंट हैज बीन कि उन्होंने ही इस इकोनॉमिक डिजास्टर की रेसिपी लिख के दी थी और इस पर अमल भी किया था। ये पीटीआई का स्टैंड है। मैं जवाब आपसे लेता हूँ इस हिसाब से। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, अब बात यह है कि इश्तियाक बेग साहब का अपना एक पर्सपेक्टिव है और उन्होंने मजबूत दलाइल दिए होंगे नून लीग की जानिब से, लेकिन आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं बीच में बात रह गई। आप इनकी हुकूमत के मुतालिक कुछ बता रहे थे हमें। इनकी हुकूमत में भी दामाद, भाई, बहन, चचा, मामू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लोग थे। अच्छा, दूसरे इकोनॉमिक हिटमैन एक अगर किताब आपने पढ़ी हो तो वो इस पिछले 10 साल में इस मुल्क के साथ हुआ है। पिछले 10 साल में हमने जितने भी पॉलिसीज़ ली हैं, जितना सर्कुलर डेट जमा किया, आते के साथ ही हमने 480 बिलियन का सर्कुलर डेट अदा किया। आज तक उसका ऑडिट नहीं हुआ। उसके बाद आज 1600 का हो गया, 1400 का बिजली का है, 200 का गैस का है, उसका भी आज तक ऑडिट नहीं हो रहा। और क्या वजह है? कौन सा सिस्टम इसको, कौन सा निज़ाम इसको रोक रहा है कि इन चीज़ों पर ऑडिट नहीं हो सकता या इन चीज़ों के ऊपर आप अपने पैसे नहीं बचा सकते? ये इतने बड़े बड़े, यानी आपने फरमाया कि 1600 बिलियन का कर्जा ले लिया, तो 1600 बिलियन का तो सर्कुलर डेट पड़ा, 16 बिलियन डॉलर का तो के पास। इसका क्या करेंगे? ये किस जगह बजट? ये किसने क्रिएट किया था? ये किसने क्रिएट किया था? मैंने तो नहीं किया। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी क्रिएट नहीं किया। ये तो विरसे में मिला है ना उनको। मेरा कहने का मकसद ये है कि ना पहले कॉम्पिटेंट टीम थी, ना उससे पहले 3 रो में हमारे, यानी आप कह रहे हैं वॉली ऑफ इनकॉम्पिटेंस। बस वो चाहे कॉम्पिटेंट कह लें या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें। मैं कॉम्पिटेंसी इसलिए नहीं कहता कि बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट होते हैं लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में कॉम्पिटेंट नहीं होते। कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी होते हैं, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होते। तो ऑनेस्ट भी होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो ऑनेस्ट लोग नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होते। आपने ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई होगी। देखिए, आपने ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं ना। मैंने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, ये कह रहे ब्रीफकेस उठा के चले जाएंगे तो कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। सारी ये होती है कि देखिए, दुनिया में लोग आते हैं, यूएई को भी लोग बाहर से ही आके चलाते हैं, वो खुद तो पहले अब चलाने लगे ना, पहले जब आप शुरू में देखें तो चलाते। ऐसी बात नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा कि कोई गलत है, सही है। परफॉर्मेंस देखें आप, भाई इस आदमी ने डिलीवर किया या नहीं किया। बंदे से क्या होता है, हुकूमत से क्या होता है, पार्टी से क्या होता है, भाई ये बंदा डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एक टीम खेल रही होती है, कोई भी होता है, वो देखते हैं कि भाई जीता या हारा। मसला ये कि आखिर में क्या किया। अब अगर ये नहीं सवाल, इस सवाल को के जवाब को हम आगे लेकर तो और तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ एक, जिसे मैं कहूँगा कि इत्तेदाल आ गया गुफ्तगू के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें इंजीनियर सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब ने यह भी बताया कि माजी के अंदर ऐसे नहीं रहा कि इनकॉम्पिटेंस नहीं रही, बल्कि इनकॉम्पिटेंस भी एक जो है तवील एक सिलसिला है इनकॉम्पिटेंस का। माजी की हुकूमतों के अंदर भी इनकॉम्पिटेंस रही, और अगर इनकॉम्पिटेंस ना भी रही हो तो कौमी मफाद के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर ज़रूर आई है, क्योंकि बात यह लोगों ने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इश्तियाक बेग साहब मेरे ख्याल तहम्मुल से गुफ्तगू सुन रहे होंगे। इश्तियाक साहब, बात यह है कि माजी में भी कोई इतनी दूध शहद की नहरें नहीं बह रही। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत में आने से पहले कुछ वादे दावे इस नौइयत के कर दिए थे, कुछ ऐसे ख्वाब दिखा दिए थे कि अब लोगों की उम्मीदें कहीं से कहीं पहुंच गई थी, वरना कारकर्दगी आप लोगों ने भी कोई ख़ास नहीं दिखाई। आप लोगों का भी बस ऐसे ही सिलसिला था। जी देखिए अली साहब, यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगा, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जब आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा दिला देंगे तो डिसअपॉइंटमेंट भी जो होगी ना, वो भी ऐसी ही होगी। जो ये वायदे इतने किए गए थे कि दूध की नहरें बह जाएंगी, और रिज़ल्ट जो 1 साल के अंदर आया है वो आपने देखा है।
देखिए इस वक्त हमारे जो सलामती के इदारे हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में अभी ये कहा है कि मईशत का सलामती के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। अगर मईशत अच्छी नहीं होगी तो हमारी सलामती भी उससे जो है वो मुतासिर होगी। और कल यही वजह थी कि चीफ साहब ने जब तमाम टॉप के बिजनेसमैनों को बुलाया है, उनकी शिकायतें सुनी हैं। इसको आप जो भी मायने दे दीजिए, जो भी आप कर लीजिए। आप कोई शौर माने दे रहे, मैं उन माने के साथ मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन आप अपनी राय दे रहे हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। कि ये तमाम लोग और बिजनेस कम्युनिटी के लोग जब भी प्राइम मिनिस्टर के पास गए, उनके नुमाइंदों के पास गए, उनके लोगों के पास गए, उनको लॉलीपॉप दे के वापस भेज दिया गया। एंड वी थॉट कि ये अब आखिरी हरबा है कि हम जाएं और अपनी शिकायत का अंबार लगाएं और बतलाएं कि सर अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही तो इससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। तो इसमें एक अच्छी चीज़, जैसे मैंने अभी आपसे ब्रेक में जाने से पहले कह रहा था कि आज हम जो तबाही पे पहुंच रहे हैं, इसमें नैब ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको कहा है कि तमाम टॉप के बिजनेसमैन सबको नोटिस आ चुके हैं। एंग्रो के दाऊद साहब हैं, उनको नैब ने नोटिस भेज दिया है। उसके बाद लकी समिट के तब्बा साहब हैं, उनके पास नोटिस आ गया है। मनशा साहब हैं, उनके पास नोटिस आ गया, सो ऑन एंड सो ऑन। अब देखिए क्या हो गया है कि बिजनेसमैन जो हैं, आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं और वजाहत साहब मुझको सेकंड करेंगे कि जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने घरों पे फौजियों को भेजना शुरू कर दिया, जो घर पे आके नॉक करते थे और कहते थे कि कितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और तमाम चीज़ें। हैरासमेंट हो गई। आधे मेमन जो थे वो कराची से $8 बिलियन लेके दुबई चले गए। बाद में किसी ने उनको बतलाया कि सर खुदारा हैरासमेंट क्रिएट मत करें, आप उनको हैरासमेंट क्रिएट कर देंगे, मईशत तबाह हो जाएगी इससे। बाद में उन्होंने इस चीज़ को किया। इमरान साहब से जब भी मुलाकात हुई है, गवर्नर हाउस में भी यहाँ पे आए थे, दो चीज़ें कही गई। एक तो सर खुदारा ये जो गवर्नर स्टेट बैंक है जिन्होंने ये टूल लेके चल रहे हैं कि अगर हमने इन्फ्लेशन को नीचे लाना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहो। इस वक्त अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं अली साहब, तो 16-17% से कम में आपको कोई लोन नहीं देता। क्या आप इस लोन पे नई इंडस्ट्रीज, क्या एक्सपेंशन, क्या जॉब क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, एक सेकंड, नहीं हो सकता। ये स्टेट बैंक के गवर्नर तो अभी आए हैं, इससे पहले जो थे वो तो गवर्नर फर्क थे ना, और वजीर जो थे फाजिल वो तो असद उमर साहब थे। तो सर जो भी ये था, 3 महीने है ना, तो 3 महीने के था, अंदर इतना रेट थोड़ी बढ़ाया उन्होंने। 3 महीने में इतना सर रेट, 3 उससे पहले महीने रेट बढ़ में चुका था। 5-6% से 16% पे इंटरेस्ट रेट आ गया। वजाहत साहब भी बड़ी मईशत के ऊपर नजर रखते हैं। मैं इनसे जरा पूछता आप हूं, इनसे पूछिए। आप पूछता हूं जी जनाब वाला, ये तो आपने पहले ही जिक्र कर दिया था इंटरेस्ट रेट का, लेकिन अगर उसका लेबल अभी करंट एसबीपी गवर्नर पे लगाएं, ये गलत होगा। माजी में भी तो इस पे काम होता आपको देखिए मैक्रो की बात बता। हाँ मैक्रो बात करें, पर्सनैलिटी ड्रिवन बात ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, क्यों बढ़ा, ये चीजें तो हम डिस्कस करेंगे जब हम बैठेंगे। वो कह रहे हैं आप इंडोर्स करेंगे उनकी बातें। हाँ नहीं, मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ना, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था। उसके और तरीके भी होते हैं जिससे होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती, ना जॉब क्रिएट हो सकते हैं, इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन देखें मसला ये है कि जो निज़ाम चलता आ रहा है उसने मजबूरन ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि आप समझते हैं कि 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम में कोई लोग ही नहीं है इस तरह के जो इन चीज़ों को देख सकें या समझ सकें या कर सकें। वो उसकी हालात ऐसे हो गए कि सिस्टम का बेड़ा करके आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले 4 लफ्ज़ लिखे, 4 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद उसकी सारी खिलाफ वर्जियाँ उसके आगे लिखी हुई हैं। तो इसलिए कैसे चलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात ये कि अब मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बात फार्मूला बता रहा हूँ कि इस वक्त पीएम साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ना बिजनेसमैन कुछ कर सकते हैं, ना इदारे कुछ कर सकते हैं। इन तीनों जो बड़े इदारे हैं, जो 3 पिलर्स हैं, इनको बैठना पड़ेगा। मीडिया को अपना देखना पड़ेगा कि कैसे अपनी बात करें। ये जो 3 इदारे बड़े हैं, इनको बैठ के डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी कि बिजनेसमैन के साथ क्या करना है, किस इदारे के साथ क्या करना है, या हमें सिस्टम और निज़ाम में क्या चेंज लाना है। ये 3 लोग कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वो तमाम इख्तियारात हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी और वैसे भी कि ये जो भी निज़ाम में ख़राबी है या जहाँ हर्डल है, जहाँ पर वो नहीं चल सकता निज़ाम या वहाँ ब्रेकर आ रहा है, उसको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा तो सिर्फ ये है कि 3 सर जोड़ के बैठ जाएँ एक दिन और सारी चीज़ें तय करें। और इनको जो मुशीर चाहिए या वो चाहिए चीज़, किसी से राय चाहिए लोगों से, उनको बुलाते जाएँ, जो भी इनको पसंद है,
जिसके पास नाम सब होते हैं सबके पास के कौन क्या जानता है, उसको बुला के पूछ लें कि साहब क्या क्या मसले मसाइल हैं, ये ठीक है। चाहे आप बिजनेसमैन को बुलाएंगे तो बिजनेसमैन अपना रोना रोएगा, आप कहेंगे वो नैब वाले से को बुलाएंगे तो नैब वाला कहेगा साहब इन्होंने ये चोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैं क्या कहूँ, आज नैब वाले का पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो तकरीर आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम चोरी करप्शन तो छोड़ सकते हैं लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं छोड़ सकते। तो बात सारी ये है कि वो आप, मैंने कहा ना, इसलिए इदारे एक जगह खड़े हैं, ये लोग एक जगह खड़े हैं, बिजनेसमैन, इकोनॉमी एक जगह, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निज़ाम नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं। अब सिर्फ देखो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने मेरे लिए, बहुत 3 लोग हैं जो इस मुल्क को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आगे कैसे चलना है। लेकिन आपने मसला बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, फैसला कैसे करना है देखें और आगे कैसे चलना है। अगर आपको सर आगे आपने निजाम पे भी सवालिया निशान उठाया है और साथ साथ आपने कॉम्पिटेंस पे भी उठा दिया। मैं क्या करूं, इन 3 आदमियों किधर से पकड़ूं मैं इसको? बस अब इन 3 आदमियों की कॉम्पिटेंस पे ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन 3 ओहदों की कॉम्पिटेंस पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंजीनियर सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, हो सकता है मैं मुश्किल बात कर रहा हूं, लेकिन बात कभी कर रहे हैं ना, ये बात करनी पड़ जाती है और सच्ची करनी है और कड़वी होती है। इन 3 इदारों के सरबराहों के हाथ में मसला बना पाकिस्तान देंगे, का आप मुस्तकबिल मसला है। बना देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा मसला बना देंगे। मैं क्यों कौमी इशू मेरा क्रिएट क्या कर था? देंगे। मैं तो सिर्फ आपने हाईलाइट कर रहा कौमी हूं। इशू क्रिएट कर दिया क्या भाई, कौमी इशू कर दिया इसे क्रिएट? मैंने सिर्फ आपको सोल्यूशन दिया है कि ये 3 लोगों की कॉम्पिटेंस पे मुल्क का, लेकिन एवरीवन हैज देयर ओन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड तो तीनों मिल जाए ना सर। है तो मुल्क के लिए ना, कॉमन चीज क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। कॉमन चीज क्या है? सेंसिटिविटी। क्या सेंसिटिविटी है? मुल्क से ज्यादा, मुल्क की सिक्योरिटी से ज्यादा सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं होती है यार। कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके लिए होता है कि मुल्क सिक्योर है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए थोड़ी होता है मुल्क टूट जाए या चला जाए इधर उधर। अल्लाह ना करे, लेकिन एम ये है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड that there are certain boundaries, that सारी चीजें, 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, पीएम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ जस्टिस, जो जिनके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है, फ्यूचर का। सर मुझे फिर हाथ जोड़ने पे मजबूर ना करें, मेरी क्लिपें चल जाती हैं जब मैं हाथ जोड़ता हूं तो। इश्तियाक बेग साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ऐसी गुफ्तगू करना कि न्यूट्रलाइज हो जाए मामला। इनको निज़ाम पे भी एतराज़ है। बिजनेसमैन क्यों मिले जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मुझे बताइए। सर आपने ये कभी सोचा है कि जब आपको दीवार से लटका दिया जाता है तो आखिर में आप जाएंगे कि नहीं, एक्सप्लोड होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इस वक्त टेक्सटाइल की कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। आप कह रहे हैं कि इतनी अच्छी हमने नहरें बाई हैं, क्या हमारी एक्सपोर्ट्स टोटल बढ़ गई हैं? कार इंडस्ट्रीज हमारी ख़त्म हो गई हैं अली। अच्छा, हम खुश ये हो रहे हैं अली कि हमने इंपोर्ट को कम कर दिया है। देखिए आप, करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था ना, इसलिए आप लोगों ने, उसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है अली। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। बांग्लादेश वो मुल्क है जो 1 किलो कॉटन जो है वो क्या कहते हैं ग्रो नहीं करता, और आज 45 बिलियन की उसकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। द ओनली रीजन इज डेट कि वो कॉटन भी इंपोर्ट करता है, यार्न भी इंपोर्ट करता है और कपड़ा भी इंपोर्ट करता है और वैल्यू एडिशन में लेके जाता है। हमारी वैल्यू एडिशन दे भाई, बीच में बोले आप, आपकी बात आवाज नहीं गई, वजाद साहब बोले आप, बिल्कुल खत्म हो गई भाई। इन्होंने बांग्लादेश की आपने मिसाल दी है, इनका लुकमा तो सुन लें। बिजनेसमैन नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, यहाँ से पैसा कमा के बाहर नहीं लगाते। लो सवाल सुन, जवाब सुन लिया? नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिजनेसमैन जो कल मिले हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से लॉयल हैं, जो पाकिस्तान के पेट्रियोटिक हैं, जो जिनके पाकिस्तान के अंदर सब कुछ लगा हुआ है सरमाया। हमारी कार इंडस्ट्री जो है अली बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारी कार इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा, वो कारें जो हैं उसके ऊपर अब 40-40 लाख रुपए की एक गाड़ी हो गई है। मतलब आप इंपोर्ट तो बंद कर दें, आपको पूरा हक है बंद करने का, मगर उसका भी असर पड़ता है कि नहीं है उसके इंपोर्ट को बंद करने का। आप इतना ड्रास्टिक वो नहीं करें। अब क्या हुआ जब आपने क्या करें, सोल्यूशन बता दें। आप छोड़ेंगे नहीं वो हुकूमत, ये मैं बता दूं, और ना आपके सियासी लीडरान को। वजह साहब ने आपको सोल्यूशन बतलाया है कि मेरे ख्याल से टाइम हैज कम, जहां कल उनको ब्रीफ किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठें और इसका कोई हल निकालें। क्योंकि अगर एक साल चले, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं आप, मुस्तकबिल का फैसला करें और इसका करें। अगर हम एडॉक बेसिस पे चलाते सेंसिटिविटी मामले की आप एडॉक बेसिस पे चलाएंगे तो तबाह हो जाएगी ये मईशत इस कंट्री की। ये बिहाइंड क्लोज डोर्स ही रहे तो बेहतर है। ये आप जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, आप तो उनसे ज्यादा जज्बाती हो गए जो कल मिलकर नहीं, सच्ची बात बोलने में क्या खराबी है, कल परसों मिल के आए हैं। इस वक्त क्या कहूं, 3 लोगों ने फैसला करना है मुल्क कैसे चलाना है। चाहे इश्तियाक साहब से पूछ लें, चाहे किसी और से पूछ लें, सबको पता है कि ये 3 मुल्क तय करेंगे। पीएम साहब
ये 3 शख्सियात, पीएम साहब, चीफ जस्टिस एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये लोग अगर तय कर देंगे कि अब मुल्क किस डायरेक्शन में जाना, ठीक हो जाएगा, सारे लोग ठीक हो जाएंगे 1 मिनट में, फिर लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। मैं इतना छोटा सा बंदा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मेरी हैसियत इतनी सी है, माशाल्लाह आप लोग कदावर शख्सियात हैं। आप खुद देखें कि ये जिस प्लेटफॉर्म से बात जाएगी, बड़ा मामला समझ नहीं रहे आप, बस चलिए आगे चल के अब इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।